Hello to all. So in this lecture we will discuss question for AIMS-CRE 2025 रेडियोग्राफर. ठीक है, जो अपकमिंग आपका एग्ज़ाम है AIMS-CRE का रेडियोग्राफर के लिए, उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. आज की वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को. क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है हाफ वैल्यू लेयर इज़ यूज टू मेज़र. जो हाफ वैल्यू लेयर है वो क्या मेज़र करने के यूज़ में आती है? रेडिएशन डोज, एक्सरे क्वालिटी, एक्सरे इंटेंसिटी या एक्सरे क्वांटिटी. ठीक है, हाफ वैल्यू लेयर जो कि हम देखते हैं कि भाई हाफ वैल्यू लेयर के बारे में हमने डिस्कस किया है एक्सरे ट्यूब वगैरह में. तो क्या होती है हाफ वैल्यू लेयर? क्या एक तरीके की रेडिएशन डोज है या फिर एक्सरे की क्वालिटी, बीम पेनिट्रेशन मेज़र करता है हाफ वैल्यू लेयर, एक्सरे की इंटेंसिटी या फिर एक्सरे की क्वांटिटी. तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एक्सरे क्वालिटी. ठीक है, हाफ वैल्यू लेयर किस लिए यूज़ आता है? हाफ वैल्यू लेयर क्या करेगा? मेज़र करेगा एक्सरे की क्वालिटी को, बीम पेनिट्रेशन को. ठीक है, हाफ वैल्यू लेयर हो क्या जाता है? थिकनेस ऑफ मटेरियल, रिड्यूस इंटेंसिटी बाय 50%. हाफ वैल्यू लेयर में क्या हो रहा है? हाफ वैल्यू लेयर में क्या हो रहा है? थिकनेस हाफ हो रही है, और अगर बात करें हाफ लाइफ की तो उसके अंदर क्या हो रहा है? टाइम हाफ हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. मैक्सिमम परमिसिबल डोज फॉर रेडिएशन वर्कर अकॉर्डिंग टू ICRP पर ईयर इज. क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई अकॉर्डिंग टू ICRP, इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन एंड प्रोटेक्शन, इसके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम परमिसिबल डोज है रेडिएशन वर्कर के लिए एनुअली वो कितनी होनी चाहिए? 10 मिलीसाइवर्ट, 20 मिलीसाइवर्ट, 50 मिलीसाइवर्ट या फिर 100 मिलीसाइवर्ट. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल 20 मिलीसाइवर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंटरेक्शन प्री डोमिनेट्स इन डायग्नोस्टिक एक्सरे. एनर्जी रेंज दे रखी है हमें 40 to 120 kVp. क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई डायग्नोस्टिक एक्सरेज में कौन सा इंटरेक्शन डोमिनेट रहेगा? कितनी एनर्जी पे? 40 से 120 kVp एनर्जी रेंज में. तो कौन सा रहता है भाई? बात करें डायग्नोस्टिक की तो कौन सा हो जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. 150 kVp तक जो है वो डायग्नोस्टिक में जो यूज़ होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो रहेगा. फिर उससे ऊपर क्या चला जाता है? कॉम्पटॉन. और फिर जब 10 MeV से ऊपर हो जाता है तब पेयर प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? डोमिनेंट. ठीक है, डोमिनेंसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. मतलब मिनिमम तो पेयर प्रोडक्शन को 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, लेकिन डोमिनेट होने के लिए 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी चाहिए. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 150, मतलब जो डायग्नोस्टिक एनर्जी रेंज है किलो इलेक्ट्रॉन में, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा. और कॉम्पटॉन स्कैटर भी क्या होता है? रेडिएशन थेरेपी में होता है. 10 MeV से नीचे वाली जो एनर्जी रेंज होगी उसके अंदर कॉम्पटॉन स्कैटर डोमिनेंट है, और जैसे ही 10 से ऊपर चल जाएगी तब पेयर प्रोडक्शन डोमिनेंट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर कर्मा इज मेजर्ड इन. जो एयर कर्मा है उसको हम कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं? तो भाई एयर कर्मा इज मेजर्ड इन ग्रे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग से टू विजुअलाइज द स्टर्नम इन राइट एंटीरियर ऑब्लिक पोजीशन पेशेंट इज रोटेटेड. ठीक है, स्टर्नम हमें देखना है राइट एंटीरियर ऑब्लिक पोजीशन में, तो हम पेशेंट को कितने डिग्री रोटेट करेंगे? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? दैट इज 15 to 20 डिग्री. अगर हमें पेशेंट का स्टर्नम देखना है RAO पोजीशन में तो हम पेशेंट को कितना रोटेट करते हैं? 15 से 20 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट पोजीशन टू डेमोन्स्ट्रेट प्लूरल इफ्यूजन इन चेस्ट एक्सरे. प्लूरल इफ्यूजन को डायग्नोस करने के लिए चेस्ट एक्सरे की कौन सी पोजीशन बेस्ट है? तो कौन सी पोजीशन में प्लूरल इफ्यूजन अच्छे से दिखाई देगा चेस्ट एक्सरे में? दैट इज लैटरल डेक्यूबिटस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डेमोन्स्ट्रेट लंबर स्पाइन इंटरवर्टिब्रल फोरामिना पोजीशन यूज्ड इज. क्या बोल रहा है क्वेश्चन भाई? लंबर स्पाइन इंटरवर्टिब्रल फोरामिना को विजुअलाइज करने के लिए कौन सी पोजीशन हम प्रेफर करेंगे? लैटरल, AP ऑब्लिक, फ्लेक्शन एक्सटेंशन. LS लंबर स्पाइन की कौन सी पोजीशन हम प्रेफर करेंगे? तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑब्लिक पोजीशन. ठीक है, अगर स्पाइन का हम ऑब्लिक पोजीशन में एक्सरे लेंगे तो उसके अंदर हमें लंबर स्पाइन की जो इंटरवर्टिब्रल फोरामिना है वो अच्छे से विजुअलाइज होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंट्रावेनस यूरेथ्रोग्राम नेफ्रोग्राम फेज इज बेस्ट सीन एट. ठीक है, जो IVU प्रोसीजर है उसके अंदर जो हम नेफ्रोग्राम लेते हैं वो कितने सेकंड में, मतलब
फेस सबसे अच्छा कितनी देर बाद लें हम कि वो बेस्ट दिखाई देगा हमें, ठीक है। तो नेफ्रोग्राम फेस हम कैसे लेते हैं, 5 से 10 सेकंड के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर एक्सियल व्यू ऑफ कैल्केनियम सेंट्रल रे एंगल इज, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई कैल्केनियम का एक्सियल व्यू कर रहे हो आप हील बोन का, तो आप सेंटरिंग कहाँ पे दोगे, मतलब सेंटरिंग एंगल क्या दोगे, 20 डिग्री से फैलेड मतलब टूवर्ड्स द हेड, 30 डिग्री से फैलेड, 40 डिग्री से फैलेड एट 45 डिग्री कॉर्डेड। कॉर्डेड का मतलब क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द फीट, से फैलेड का मतलब टूवर्ड्स द हेड। तो क्या हो जाएगा आंसर भाई, एक्सियल व्यू है कैल्केनियम का तो हम एंगल कितना देते हैं, बिल्कुल 40 डिग्री से फैलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉन्सफील्ड यूनिट ऑफ फैट इज, फैट की हॉन्सफील्ड यूनिट कितनी है, -1000, -100 टू -50, 0 या फिर +50। तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट कोरिलेट कर रहा है, -100 टू -50। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी पिच इज डिफाइंड है, सिटी पिच का फॉर्मूला क्या है, पहला ऑप्शन है टेबल मूवमेंट पर रोटेशन अपॉन स्लाइस थिकनेस, दूसरा है स्लाइस थिकनेस अपॉन टेबल मूवमेंट, तीसरा है कॉलिमेशन अपॉन स्कैन टाइम, चौथा है रोटेशन टाइम अपॉन केवीपी। तो क्या हो जाएगा आंसर, अगर बात करें सिटी पिच की तो सिटी पिच इज बेस्ट डिफाइंड एज टेबल मूवमेंट पर रोटेशन अपॉन स्लाइस थिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट सिटी विंडो टू असेस लंग पैरेनकाइमा, कौन सी बेस्ट सिटी विंडो है लंग पैरेनकाइमा को डायग्नोस करने के लिए, तो क्या हो जाएगा आंसर, दैट इज लंग विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग आर्टिफैक्ट इन सिटीज कॉज्ड बाय, सिटी स्कैन के अंदर जो रिंग आर्टिफैक्ट आ रहे हैं 3rd जनरेशन में वो किस वजह से आ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, तो क्या हो जाता है उसका रीज़न, ड्यू टू मिसकैलिब्रेशन ऑफ डिटेक्टर्स। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी कॉन्ट्रास्ट कॉमनली यूज, बेरियम सल्फेट, गैडोलिनियम, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट या फिर टेक्नीशियम 99M। सिटी के अंदर हम कौन सा कॉन्ट्रास्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, भाई बात करें बेरियम सल्फेट की वो तो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं जीआई स्टडी का तब करेंगे, गैडोलिनियम हम एमआरआई में यूज़ करते हैं, और आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल सही, सिटी के अंदर हम कौन सा कॉन्ट्रास्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट दैट इज़ आयोहेक्सोल। टेक्नीशियम 99M की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, ये रेडियो न्यूक्लाइड रेडियो फार्मास्यूटिकल है जो कि हम किस में यूज़ करेंगे, गामा कैमरास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लार्मर फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लार्मर फ्रिक्वेंसी जो कि हम किस में पढ़ते हैं, लार्मर फ्रिक्वेंसी जो हम डिस्कस करते हैं एमआरआई इमेजिंग मॉडलिटी में। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, भाई लार्मर फ्रिक्वेंसी बोल रहा है कि लार्मर फ्रिक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बेसिकली फॉर्मूला पूछ रहा है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो इनटू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, स्लाइस थिकनेस, इको टाइम अपॉन रिपीटेशन टाइम या फिर रिलैक्सेशन टाइप। तो बात करें लार्मर फ्रीक्वेंसी की तो लार्मर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गायरोमैग्नेटिक रेशियो इनटू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट इज यूजफुल बिकॉज इट इज, जो गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट हम यूज़ कर रहे हैं एमआरआई में वो यूजफुल क्यों है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है ऐसी, पहला ऑप्शन है T1 शॉर्टनिंग एजेंट, दूसरा है T2 शॉर्टनिंग एजेंट, सिटी विंडो एनहांसर या फिर एक्सरे ओपेक। तो भाई गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट यूजफुल है क्योंकि ये क्या है, T1 शॉर्टनिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआरआई सीक्वेंस बेस्ट फॉर बोन मैरो एडेमा, बोन मैरो में एडेमा हो गया है, एडेमा क्या हो जाता है, ऐसी फ्लूइड फिल्ड स्वेलिंग, ठीक है। तो एमआरआई सीक्वेंस कौन सा बेस्ट रहेगा फॉर बोन मैरो एडेमा डायग्नोसिस, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, बिल्कुल स्टिर दैट इज शॉर्ट टू इन्वर्जन रिकवरी जो है वो बेस्ट रहती है बोन मैरो एडेमा को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर एमआरआईज, एमआरआई का कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो बेसिकली जो एमआरआई का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो क्या हो जाता है, पेसमेकर। देखो अगर कॉकलियर इम्प्लांट जो है, अगर कॉकलियर इम्प्लांट एमआरआई कंपेटिबल है तो ठीक है, वरना अगर कोई मेटेलिक इम्प्लांट है तो ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। क्लॉस्ट्रोफोबिया को भी हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन मान सकते हैं, तो इसका क्वेश्चन होना चाहिए था कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एमआरआई आर ऑल एक्सेप्ट, तो हम इसको प्रेगनेंसी आंसर दे देते, ठीक है। आई बात समझ में, क्योंकि इसमें ये तो लिख नहीं रहा कि भाई एमआरआई कंपेटिबल कॉकलियर इम्प्लांट किया है, ठीक है। क्लॉस्ट्रोफोबिया बिल्कुल, अगर क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशेंट को भी एमआरआई में इशू आता है, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है एमआरआई का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, थोड़ा सा मिसटाइप्ड हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मोस्ट क्लिनिकल एमआरआई स्कैनर इज,
जो मोस्टली हम एमआरआई स्कैनर्स यूज़ कर रहे हैं एमआरआई में, तो उनका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना रहता है? 0.2 टेस्ला, 1.5 टेस्ला या फिर 3 टेस्ला। क्या पूछ रहा है आंसर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मोस्ट क्लिनिकल एमआरआई स्कैनर, मतलब मोस्टली हॉस्पिटल और मोस्टली डायग्नोस्टिक सेंटर में आपको कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की एमआरआई स्कैनर्स मिलेंगे? देखो, बात करें हम मोस्टली तो हमें 1.5 टेस्ला ही मिलता है, बट एक रेंज आ गई है 1.5 टेस्ला टू 3 टेस्ला। 3 टेस्ला की मशीन्स भी आ गई है, ठीक है। तो मोस्ट क्लिनिकल एमआरआई स्कैनर में जब हमारे पास दोनों वाला ऑप्शन है तो हम ऑप्शन नंबर डी करेंगे, क्योंकि वो पूरी रेंज कवर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड। जो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड में जो फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है उसकी रेंज कितनी रहती है? तो क्या हो जाएगा आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन? बिल्कुल 1 to 15 मेगाहर्ट्ज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉस्टिक इम्पिडेंस डिपेंड्स ऑन। अकॉस्टिक इम्पिडेंस किस पे डिपेंड करेगी? बेसिकली फॉर्मूला ही पूछ रहा है, तो अकॉस्टिक इम्पिडेंस डिपेंड्स ऑन डेंसिटी इनटू वेलोसिटी, ठीक है। ये लिखते हैं हम Z इज इक्वल टू रो वी, तो Z क्या है यहाँ पे? अकॉस्टिक इम्पिडेंस, रो डेंसिटी, वी वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इकोइक स्ट्रक्चर ऑन USG इंडिकेट्स। भाई अगर कोई एन इकोइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें USG के स्कैन पे, तो मतलब क्या है? वो सॉलिड मास है, गैस है, फ्लूइड फिल्ड है या फिर कैल्सिफिकेशन है, ठीक है। एन इकोइक का मतलब क्या हो गया? जो कि हमें कैसा दिखाई देगा? क्या हो जाएगा आंसर? फ्लूइड मास। एनीकोइक स्ट्रक्चर का मतलब जो फ्लूइड फील्ड, ठीक है, जो फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर है वो हमें एनीकोइक दिखाई देते हैं। USG में एनीकोइक का मतलब एकदम ब्लैक दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉपलर USG इज यूज टू मेजर। जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है वो क्या मेजर करने के काम में आती है? फ्लो वेलोसिटी, हॉन्सफील्ड यूनिट वैल्यू, टिश्यू डेंसिटी या फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन। भाई HU वैल्यूज तो CT स्कैन से हो गया, तो एक ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। तो डॉपलर USG क्या कर रही है? भाई वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो यही बता रही है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन आर्टिफैक्ट इन गोल स्टोन USG। गोल स्टोन USG, ठीक है, जब हम USG कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं गॉल ब्लैडर का गोल स्टोन के लिए, तो जो कॉमन आर्टिफैक्ट है वो क्या आता है? पहला ऑप्शन है एनहांसमेंट, शेडोइंग, रिवर्बिरेशन या फिर रिंग डाउन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बात करें हम गोल स्टोन की तो कौन सा आ जाता है? हम शेडोइंग आर्टिफैक्ट, ठीक है। गोल स्टोन जब हम USG कर रहे हैं गोल ब्लैडर की गोल स्टोन को, दैट इज कॉलेलिथियसिस, तो कॉमन आर्टिफैक्ट कौन सा रहता है अपना? शेडोइंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन एडवर्स रिएक्शन टू आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट रेट। आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट से होने वाला कॉमन एडवर्स रिएक्शन, तो रैश एंड इचिंग, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया या फिर बोन पेन। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? बिल्कुल रैश एंड इचिंग कॉमन एडवर्स रिएक्शन है, नोजिया, रैश, इचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन एनाफाइलेक्सिस, ठीक है। एनाफाइलेक्टेड और एनाफाइलेक्सिस होती है रिएक्शंस। तो अगर सीवियर कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन हुआ है दैट इज एनाफाइलेक्सिस, तो हम ट्रीटमेंट क्या देंगे? एड्रीनलिन, एट्रोपिन, सालबुटामोल या फिर डाइजीपाम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल एड्रीनलिन, एपिनेफ्रिन इंजेक्ट करेंगे। एट्रोपिन तो किसके लिए देंगे भाई? ब्रेडिकार्डिया के लिए। सालबुटामोल हो जाता है जब सांस वाली दिक्कत हो अस्थमैटिक वालों के लिए। डाइजीपाम देते हैं हम सेडेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ फेंटिंग ड्यूरिंग एक्सरे प्रोसीजर फर्स्ट स्टेप। अगर एक्सरे प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को बेहोशी सा फील हो रहा है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? हम डॉक्टर को फ़ोन करेंगे, पेशेंट को बिठाएंगे सीधा, पेशेंट को लेटा देंगे लेग्स को ऊपर करके या फिर उसको पानी देंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर भाई? जब भी पेशेंट को फेंटिंग फील हो रही है तो हम क्या करेंगे? पेशेंट को लेटा देंगे लेग्स को एलिवेट करके। क्यों? क्योंकि इससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेस्ट होता है जब हम लेग्स को एलिवेट कर देते हैं, ठीक है। एक तरीके का पेशेंट केयर का क्वेश्चन हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिवर्सल प्रिकॉशन मीन्स, ठीक है। यूनिवर्सल प्रिकॉशन का क्या मतलब है? ट्रीटिंग ऑल पेशेंट एंड पोटेंशियली इन्फेक्शियस, वियरिंग ग्लव्स ओनली इन HIV केसेस, वॉशिंग हैंड्स ओकेजनली, यूजिंग PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इन सर्जरी ओनली। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन का क्या मतलब है? कि हम सारे पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं एज पोटेंशियली इन्फेक्शियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बायोमेडिकल वेस्ट येलो बैग इज़ यूज फॉर। बायोमेडिकल वेस्ट में जो येलो बैग है वो किस लिए यूज़ होता है? उसके अंदर क्या हम प्लास्टिक वेस्ट डालेंगे, शार्प नीडल वेस्ट, ह्यूमन एनाटॉमिकल या ग्लासवेयर। तो बात करें येलो बैग की, तो येलो बैग में हम क्या डालते हैं? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। एडल्ट ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी रहती है? बिल्कुल 206।
नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट वेन इन बॉडी, जगुलर वेन, सेफिनस वेन, फीमोरल वेन या फिर पोर्टल वेन। कौन सी वेन है जो कि लॉन्गेस्ट वेन है हमारी बॉडी की? तो क्या हो जाएगा आंसर? बिल्कुल सेफिनस वेन। ठीक है, जो सेफिनस वेन है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? फ्रॉम टॉप ऑफ द थाई, फ्रॉम टॉप ऑफ थाई से डाउन टू द फुट। ठीक है, कहाँ तक जाती है ये? बिल्कुल नीचे फुट तक, रनिंग अलॉन्ग द इनर साइड ऑफ द लेग। ठीक है, ये सुपरफिशियल वेन है जो कि बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करती है, जो ब्लड रिटर्न, ठीक है, जो ब्लड वापस जा रहा है लोअर एक्सट्रीमिटीज से हार्ट में, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट लंग है, राइट लंग में कितने लोब होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका भाई? राइट लंग में कितने लोब होते हैं? 3। और लेफ्ट लंग में ओनली 2 लोब्स। नेक्स्ट है बाइल इज सीक्रेटेड बाय, भाई कौन सा ऑर्गन है जो कि बाइल सीक्रेट करेगा? लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास या फिर स्टमक? तो जो बाइल है उसको सीक्रेट कौन करता है? तो भाई बाइल जो है वो सीक्रेट तो होता है बाय द लिवर, और स्टोर और कंसंट्रेट होगा कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल को प्रोड्यूस नहीं करता है। जो बाइल के प्रोडक्शन के लिए कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है? लिवर। और इसको बाइल को स्टोर और कंसंट्रेट कौन करेगा? गॉल ब्लैडर। ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है? सेला टर्सिका, फोरामेन मैग्डन, टेंटोरियम या फिर क्राइवस? तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन सेला टर्सिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पेट स्कैन कॉमनली यूज रेडियो न्यूक्लियाइड इज, पेट स्कैन में हम कौन सा रेडियो न्यूक्लियाइड कॉमनली यूज़ करते हैं? बात करें पेट स्कैन की तो हम कौन सा करेंगे? F18 FDG, जिसमें F फ्लोरीन की हाफ लाइफ कितनी होती है? 110 मिनट। FDG का मतलब फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज। क्या कर रहा है ये कि जैसे हम क्या कर रहा है ये कि जैसे मान लो कि हम मैलिग्नेंसी चेक कर रहे हैं पूरी बॉडी की, तो जहाँ जहाँ जो ट्यूमर सेल्स है वो तो क्या करेगी? ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन जल्दी से कर लेगी। ठीक है, एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल्स। तो F18 FDG हम यूज़ करते हैं पेट स्कैन में। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इमेजिंग इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर अर्ली स्ट्रोक, अर्ली स्ट्रोक को डायग्नोस करने के लिए कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी बेस्ट होगी? सिटी विदाउट कॉन्ट्रास्ट, सिटी विद कॉन्ट्रास्ट, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग MRI सीक्वेंस या फिर एक्सरे स्कल? तो कौन सा हो जाएगा भाई? कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी है जिसके अंदर अर्ली स्ट्रोक के लिए मोस्ट सेंसिटिव होगा? तो अर्ली स्ट्रोक के लिए मोस्ट सेंसिटिव कौन सा हो जाता है? MRI। अब MRI के भी सीक्वेंसेस में हम बात करें तो कौन सा सीक्वेंस हो जाता है? डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग, जो कि एक्यूट स्ट्रोक, अर्ली स्ट्रोक के लिए मोस्ट सेंसिटिव इमेजिंग मॉडलिटी। इसने क्या पूछा है भाई? कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी मोस्ट सेंसिटिव है, ना कि इसने ये पूछा है आप इमरजेंसी में कौन सी करोगे, ये वो कुछ नहीं। मोस्ट सेंसिटिव पूछा है अर्ली स्ट्रोक के लिए, तो कौन सा हो जाएगा? डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग सीक्वेंस वाली MRI। ठीक है, सीक्वेंसेस पे मैं एक वीडियो डाल दूंगी जिसके अंदर MRI के जितने भी सीक्वेंसेस हैं वो सारे आपको समझ में आ जाएंगे इन अ शॉर्ट फॉर्म, मतलब जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम एनीमा इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, इनमें से कौन सी कंडीशन में बेरियम एनीमा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा? कॉन्स्टिपेशन, एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन, क्रोनिक कोलाइटिस या पॉलिप डिटेक्शन? ठीक है भाई, जो बाकी के 3 है वो तो क्या है? बेरियम एनीमा के क्या है? इंडिकेशन है। इनमें से सिर्फ एक ही ऐसा है जो बेरियम एनीमा का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, और वो कौन सा हो जाएगा? एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन। जहाँ पे बेरियम है और बेरियम देना है आपको और सस्पेक्टेड आपको परफोरेशन या ऑब्स्ट्रक्शन लग रहा है, तो यही सबसे बड़ा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। आप ऐसे केसेस में बेरियम कॉन्ट्रास्ट नहीं दे सकते, और इसका रीज़न क्या है? बेरियम पेरिटोनाइटिस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन फ्लोरोस्कोपी इमेज इंटेंसिफायर कन्वर्ट, फ्लोरोस्कोपी विच इज़ अ डायनामिक इमेजिंग, लाइव इमेजिंग, उसके अंदर जो इमेज इंटेंसिफायर हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या कन्वर्ट कर रहा है? एक्सरे को लाइट में, एक्सरे को लाइट, फिर इलेक्ट्रॉन्स को लाइट में, इलेक्ट्रॉन साउंड एक्सरे को गामा रे, या लाइट को एक्सरे में। तो क्या हो जाएगा? इमेज इंटेंसिफायर का फंक्शन क्या है जो हम फ्लोरोस्कोपी में यूज़ कर रहे हैं? ठीक है, तो इमेज इंटेंसिफायर क्या कर रहा है? लो इंटेंसिटी एक्सरे इमेजेस को ब्राइटर में बदल रहा है, विजिबल लाइट इमेजेस में बदल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या हो जाएगी? बैक्यूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है के एज एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज व्हेन। के एज एब्जॉर्प्शन जो है वो कब इंक्रीजेज होगा? जब बाइंडिंग एनर्जी केवीपी से ज़्यादा है, जब बाइंडिंग एनर्जी केवीपी के ऑलमोस्ट इक्वल है, जब केवीपी बाइंडिंग एनर्जी से बहुत ज़्यादा है, या फिर केवीपी जीरो है। तो सबसे पहले ये देखते हैं के एज एब्जॉर्प्शन होता क्या है। तो के एज एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा कि जो एक्सरे के एब्जॉर्प्शन में इंक्रीज़ होगा, ठीक है, एक्सरे के एब्जॉर्प्शन में इंक्रीमेंट होगा, मतलब कि शार्प इंक्रीज हो रहा है इन एक्सरे एब्जॉर्प्शन है, इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे बाय अ मटेरियल व्हेन द एनर्जी ऑफ द एक्सरेज, व्हेन द एनर्जी ऑफ द एक्सरेज is just above, when the energy of X-ray is just above the binding energy of K shell electrons of the atom, binding energy of K shell electrons of the atoms in the material। ये जो फिनोमिनन है ये तब होगा जब एक्सरे की जो एक्सरे की जो एनर्जी है वो अबव द के शेल बाइंडिंग एनर्जी हो, इतनी कि वो के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हो जाएगा एब्जॉर्प्शन में। अब केवीपी और के एज एब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करूँगी तो जो केवीपी जो कि एक सेटिंग रहती है एक्सरे के जनरेटर में, वो डिटरमाइन करता है कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस करना, कितनी एनर्जी के एक्सरे प्रोड्यूस होंगे। तो जो के एज एब्जॉर्प्शन है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ होगा जब एक्सरे की एनर्जी इंक्रीज़ होगी, मतलब जब केवीपी बढ़ेगी इज़ जस्ट अबव द बाइंडिंग एनर्जी, मतलब जब केवीपी बाइंडिंग एनर्जी से क्या होगी? जस्ट अबव। जस्ट अबव का मतलब क्या हो गया कि जस्ट अबव क्यों चाहिए एनर्जी, मतलब के शेल से ज़्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि जो एक्सरे के पास इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए कि वो के शेल से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ठीक है भाई, के एज एब्जॉर्प्शन कब इंक्रीजेज होगा? व्हेन द एनर्जी ऑफ द एक्सरेज इज जस्ट अबव द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द के शेल इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वो थोड़ी सी ही ऊपर है के शेल इलेक्ट्रॉन से बाइंडिंग एनर्जी। तो हम यहाँ पे एक ही एरो लगा देते हैं कि भाई केवीपी ज़्यादा होनी चाहिए बाइंडिंग एनर्जी से, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा भी? क्योंकि अगर केवीपी बहुत ज़्यादा होगी तो एक्सरेज वो अभी भी कैन स्टिल इजेक्ट के शेल इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ होता जाए, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ इतना लिख करते हैं कि केवीपी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है मैक्सिमम एमए इज़ जनरली यूज्ड इन, मतलब इनमें से कौन से पार्ट के एक्सरे में जो एमए है वो मैक्सिमम यूज़ होगा? चेस्ट एक्सरे, एब्डोमन, स्कल एक्सरे या फिर मैमोग्राफी, ठीक है। तो हाई एक्सरे हमें किस में चाहिए भाई? मैमोग्राफी में सॉफ्ट टिश्यू कर रहे हैं, इसमें इतना नहीं चाहिए। स्कल में भी मॉडरेट चाहिए, एब्डोमन में भी रिलेटिवली हाई चाहिए बट नॉट हाईएस्ट। चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे में हाइयर एमए क्यों चाहिए हमें? टू पेनिट्रेट द डेंसर बोन एंड टिश्यूज ऑफ द चेस्ट, ठीक है। ठीक है, हाइयर एमए का मतलब क्या हो गया कि मोर इंटेंस एक्सरे बीम प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सरे ट्यूब पार्ट रोटेट्स टू अवॉइड ओवर हीटिंग। एक्सरे ट्यूब का कौन सा पार्ट है जो कि रोटेट करता है ओवर हीटिंग को अवॉइड करने के लिए? मतलब जैसे जैसे एक्सरे ट्यूब हीट होती जा रही है वो रोटेट करके हीट को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। तो ये किसका फंक्शन है? बिल्कुल एनोड। हम इसीलिए तो रोटेटिंग एनोड यूज़ कर रहे थे हम। एक तो क्या रीज़न था रोटेटिंग एनोड यूज़ करने का कि भाई स्टेशनरी एंड में पिटिंग अफेक्ट आ रहा था, और जैसे ही रोटेटिंग एनोड क्या करेगी? रोटेट करके ओवर हीटिंग अवॉइड करेगी ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिड रेशो। ग्रिड रेशो का फॉर्मूला क्या हो जाता है? पहला ऑप्शन है हाइट ऑफ लेड स्ट्रिप अपॉन थिकनेस, हाइट ऑफ लेड स्ट्रिप अपॉन डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट, थिकनेस अपॉन केवीपी, या फोकल स्पॉट अपॉन सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ग्रिड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ लेड स्ट्रिप्स अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन लेड स्ट्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिड्यूस मोशन ब्लर वी शुड यूज़। मोशन ब्लर, ठीक है, मोशन ब्लर को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए? हाई एमएस लॉन्ग एक्सपोजर, लो एमएस लॉन्ग एक्सपोजर, हाई एमए शॉर्ट एक्सपोजर, लो एमए लॉन्ग एक्सपोजर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल हाई एमए शॉर्ट एक्सपोजर। शॉर्ट एक्सपोजर का मतलब क्या हो गया कि हमने जल्दी से एक्सपोज कर दिया तो पेशेंट हिला ही नहीं, ठीक है। मतलब जितनी जल्दी एक्सपोज करेंगे उतना ही ज़्यादा मोशन लिमिट होगा पेशेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इन डिजिटल रेडियोग्राफी CR प्लेट यूज़, डिजिटल रेडियोग्राफी में जो CR प्लेट है वो क्या यूज़ करती है, सेलेनियम, बेरियम फ्लोरोहेलाइड, सोडियम आयोडाइड या फिर सीजियम आयोडाइड। ठीक है, तो डिजिटल रेडियोग्राफी में जो CR प्लेट है वो क्या यूज़ करती है भाई, बेरियम फ्लोरोहेलाइड यूज़ करती है एज द प्राइमरी मटेरियल इन द फॉस्फर लेयर। ये क्या है, बेरियम फ्लोरोहेलाइड, ये टाइप ऑफ फॉस्फर क्रिस्टल है जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं CR प्लेट में, जहाँ पे ये एक्सरे को एब्जॉर्ब करेगा और स्टोर करेगा एनर्जी को एज अ लेटेंट इमेज। ठीक है, सेलेनियम भी, सेलेनियम क्या होता है, यूज्ड इन सम डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम, पर्टिकुलरली डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी में ये यूज़ होता है, प्राइमरी मटेरियल नहीं है जो कि CR प्लेट्स में यूज़ होगा। सोडियम आयोडाइड और सीजियम आयोडाइड क्या है, ये भी फॉस्फरस है, लेकिन ये मोर कॉमनली यूज्ड होते हैं अदर टाइप ऑफ डिटेक्टर्स में, सच एज डायरेक्ट कैप्चर, डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डाइकोम इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर, डाइकोम जो है वो किस लिए है, रेडिएशन सेफ्टी के लिए, इमेजिंग, डेटा ट्रांसफ़र, एनाटमी टीचिंग या फिर डोज मेजरमेंट। तो डाइकोम हम किस में पढ़ते हैं, पैक्स में, पिक्चर अर्चिविंग कम्युनिकेशन सिस्टम में, विच इज़ डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन मेडिसिन। ये क्या है, डेटा ट्रांसफ़र करने का मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैक्स स्टैंड फॉर, पैक्स की ही फुल फॉर्म पूछ ली इसने। पैक्स क्या है, जो वही हम लेस पेन पेपर मोड जो हम पढ़ते हैं, मतलब सब कुछ क्या होगा, डिजिटली होना चाहिए, ऐसा सॉफ्टवेयर है ये एक। तो क्या हो जाता है इसके अंदर, पिक्चर अर्चिविंग कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन न्यूक्लियर मेडिसिन गामा कैमरा डिटेक्टर क्रिस्टल इज सोडियम आयोडाइड, बेरियम सल्फेट, गैडोलिनियम या फिर सिलिकॉन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर जो गामा कैमरा डिटेक्टर के क्रिस्टल है वो कौन से मटेरियल के हैं। तो किसके हैं भाई, सोडियम आयोडाइड के। न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर जो गामा कैमरा डिटेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ टिपिकली मेड ऑफ सोडियम आयोडाइड डोप्ड विथ थेलियम। ये वाले ही क्रिस्टल्स हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये एफिशिएंट होते हैं गामा रेस को लाइट फोटोन्स में कन्वर्ट करने के लिए, और बाद में जो डिटेक्टेड हो जाएंगे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, रेडियो आइसोटोप कॉमनली यूज्ड इन बोन स्कैन। बोन स्कैन में हम कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप कॉमनली यूज़ करते हैं, तो कौन सा आइसोटोप यूज़ करेंगे बोन स्कैन में। देखो बोन स्कैन जो है न्यूक्लियर मेडिसिन के प्रोसीजर की बात कर रहा है, कौन सा आइसोटोप यूज़ करते हैं हम, टेक्नीशियम 99M MDP। ठीक है, बोन स्कैन में हम ये करेंगे, ये पेट स्कैन में यूज़ होता था। आयोडीन 131 जो है वो कैंसर, जो थायराइड कैंसर है उसके ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस में यूज़ हो जाता है। ठीक है, गैलियम 67 किस लिए यूज़ होता है न्यूक्लियर मेडिसिन में, टू डिटेक्ट इन्फेक्शंस, inflammation and certain type of tumors. एंड सर्टेन टाइप ऑफ ट्यूमर्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको फ्रूटफुल लगे हो। जैसे भी हैं आप फीडबैक दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना है जिस पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर सके, इसलिए स्पीड अच्छी है। बट स्टिल यू वांट कि लास्ट टाइम पे अगर चाहिए कि भाई एक्सप्लेनेशन भी, तो कोई इशू नहीं है, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसा भी आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन।